सो अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर टॉपिक ऑफ जेनेटिक्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जेनेटिक्स को सिर्फ बेसिक डिस्कस किया था, हमने बेसिक जेनेटिक्स को डिस्कस किया था। अगर आपने उसकी वीडियो नंबर 1 नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने लगा दिया है, आप अभी जाकर उसको देख सकते हैं। उसमें एक मैंने बेसिक जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन बताया था। तो आज हम थोड़ा सा उससे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मेंडेलियन जेनेटिक्स, इसमें हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं। और दूसरा हम फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल को बेसिकली द फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, किस बेसिस पे उसको कहा जाता है, और ये सारा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और फिर जेनेटिक्स की कुछ टर्मिनोलॉजीज भी हैं जिनके बगैर आप जेनेटिक्स को बिल्कुल भी पढ़ नहीं सकते। आप जब तक उन टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आपको जेनेटिक का आगे कोर्स जो है वो नहीं आ सकता। तो जैसा कि हमें पता है कि मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के ऊपर, ठीक है, उसने जो भी एक्सपेरिमेंट किया ऑन द बेसिस ऑफ हिज फाइंडिंग, अपनी फाइंडिंग की बेस पे करते हुए उसने कुछ लॉज को इंट्रोड्यूस करवाया, कुछ प्रिंसिपल्स थे। सो दैट्स वाई ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब उसको क्यों कहा जाता है, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है कि उसको हमने फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल से स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अगर अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि मेंडल की क्या हिस्ट्री थी। तो 1866 के अंदर मेंडल अपने काम को पब्लिश करते हैं, लेकिन एट दैट टाइम नो वन नोटिस्ड। उस वक्त कोई भी उनके काम पे नोटिस नहीं करता, कोई भी इतना सीरियस नहीं लेता उनके काम को, और इस तरह 1870 में उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन इन 1902 के अंदर एक साइंटिस्ट हैं गैरो, जो अपनी जो एल्केप्टोन्यूरिया है उसकी इनहेरिटेंस के लिए जो जेनेटिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई करते हैं। अब एल्केप्टोन्यूरिया बेसिकली एक ऐसी जेनेटिक डिजीज़ है जिसके अंदर क्या होता है कि आपका जो होमोजेंटिसिक एसिड है वो एक्यूमुलेट कर जाता है और उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका यूरिन का कलर है वो समटाइम डार्क और इवन वो ब्लैक भी नज़र आ सकता है। अब क्या हुआ था कि ये जो प्रिंसिपल थे, दीज प्रिंसिपल हैड बीन डिस्कवर्ड सम 35 ईयर्स अर्लियर बाय जॉन ग्रेगर मेंडल। अब हम ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट जो 35 ईयर्स के बाद ग्रेगर मेंडल का जो काम था वो उन प्रिंसिपल की वजह से वो लाइमलाइट में आया, और फिर पता चला कि जो मेंडल ने कौन से प्रिंसिपल दिए थे। लास्ट में हम थोड़े से मेंडल के बैकग्राउंड की बात करें, फैमिली बैकग्राउंड की, तो हिज पेरेंट्स वर वेरी सिंपल फार्मर्स विद वेरी लिटिल मनी and he was able to achieve a sound education and was admitted to the Augustinian monastery in Brno in September 1843। यानी अब क्या होता है कि उस टाइम के अंदर जो रिलीजियस सर्कल का इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। यानी जो यूरोपियन एरिया है वहाँ पे रिलीजियस दौर बहुत ज़्यादा इन था, तो उसको एजुकेशन के लिए अगस्टीनियन मोनास्ट्री में भेज दिया गया था इन सितंबर 1843 में। अब ग्रेजुएट करने के बाद मेंडल ने एक लोकल स्कूल में टीचिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि टीचिंग में उनको थोड़ा सा शौक था। उसके बाद ही एक्सेल्ड एट टीचिंग एंड द एबॉट ऑफ द मोनेस्ट्री रिकमेंड हिम फॉर फर्दर स्टडीज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना विच ही अटेंडेड फ्रॉम 1851 टू 1853। अब वहाँ पे मेंडल ने जो सब्जेक्ट चूज़ किए वो थे मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, एंटोमोलॉजी, पैलिएंटोलॉजी, बॉटनी एंड प्लांट फिजियोलॉजी। अब इन सब्जेक्ट को अगर हम देखें तो इनका कहीं ना कहीं लिंक बायो से आता है। इन सब्जेक्ट के अंदर मेंडल ने जो स्टडी की थी वो मैथमेटिक्स में वो बहुत ही ज़्यादा की थी, एंड हिज रिजल्ट वाज, जो उसके रिजल्ट थे, जो भी उसके रिजल्ट थे वो सारे प्रूव हुए थे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। यानी उसने डिफरेंट प्रोपोर्शंस, रेशियो के साइन को यूज़ करके जो भी उसने अपनी लॉ फाइंडिंग्स निकाली थी उसके अंदर उसने डिफरेंट साइंस को यूज़ किया था। मैथमेटिक्स में की उसने बहुत ज़्यादा हेल्प ली थी अपने लॉ और प्रिंसिपल के अंदर। और वैसे भी कोई भी रिसर्च हो उसके अंदर मैथमेटिक और स्टैट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये वो दो चीज़ें हैं मैथमेटिक्स और स्टैट के अंदर कि जिससे आप डिफरेंट क्वांटिटी और को डिफरेंट प्रोसीजर यूज़ करते हो, डिफरेंट मेथड और मॉडल्स यूज़ करके आप स्टैट के तो एक चीज़ को प्रूव करते हैं। अब मेंडल ने विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड अपना जितना भी एक्सपेरिमेंट था उस पर साइंटिफिक मेथड को अप्लाई किया था।
साइंटिफिक मेथड को अगर हम यहाँ पे देख लें कि साइंटिफिक मेथड हम किसे कहते हैं, तो साइंटिफिक मेथड के अंदर आपके पास डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिसमें आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी हाइपोथेसिस, आपका एक्सपेरिमेंट और आपकी थ्योरी आती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी रिसर्च, किसी भी फाइंडिंग के अंदर जब कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होता है। इसके अंदर अगर हम हाइपोथेसिस को देखें तो हाइपोथेसिस बेसिकली हम कहते हैं हमारे पास एक अजम्पशन सी होती है। ये हाइपोथेसिस करेक्ट भी हो सकती है और इनकरेक्ट भी हो सकती है। हाइपोथेसिस हमेशा एक्सपेरिमेंट से पहले किया जाता है, यानी आप फॉर एग्जांपल किसी चीज़ पे कोई भी आप साइंटिफिक बात पे कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं और आपके माइंड में कोई भी बात है, कोई भी आपने स्पेशल स्टेटमेंट बनाई हुई है, वो जो स्टेटमेंट है आपकी वो बेसिकली आपका हाइपोथेसिस है। अब उसके बाद जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो एक्सपेरिमेंट आपका राइट भी प्रूव हो सकता है और आपका रॉन्ग भी प्रूव हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पी प्लांट की बात करें, जैसे मेंडल ने पी प्लांट लिया तो उसमें उसने कहा कि टाल प्लांट की जो क्रॉस है वो उसने ड्वार्फ प्लांट के साथ करवाया, तो उसके माइंड में कोई हाइपोथेसिस क्रिएट हुआ होगा कि अगर वो क्रॉस करवाता है तो उसके पास जो लास्ट जनरेशन आती है वो टाल प्लांट की आती है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है जिसको हम माइंड में रखते हैं और उसकी बेस के ऊपर हम उससे नेक्स्ट हम उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट जो हमारे पास रिजल्ट आते हैं और जो भी थ्योरेटिकल हम बात करते हैं, फिर हम अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंट ठीक आ जाता है तो हम फिर थ्योरी की तरफ जाते हैं और फिर फर्दर एडवांस एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लॉ पे जाते हैं और लॉ से फिर हमारी आगे से डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारे पास लॉ आता है और फिर आगे जाके हम अपनी बात को पब्लिश कर सकते हैं। अब आफ्टर 2 years of study in Vienna, Mendel returned to Brno where he taught school and began his experiment work with pea plants. अपनी 2 year की स्टडी वियना में कंप्लीट करने के बाद मेंडल जब बर्नो में वापस आते हैं तो वो अपना एक्सपेरिमेंट वर्क स्टार्ट कर देते हैं पी प्लांट के ऊपर, जो भी उन्होंने अपना सारा वर्क स्टार्ट करना है। देन ही कंडक्टेड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं वो फ्रॉम 1856 to 1863 एंड प्रेजेंटेड हिज रिजल्ट पब्लिकली एट मीटिंग ऑफ बर्नो नेशनल साइंस सोसाइटी इन 1865। अपना वो जो काम पब्लिकली रिजल्ट जो उन्होंने बनाए होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं। एंड देन मेंडल्स पेपर फ्रॉम दीज लेक्चर वाज पब्लिश्ड इन 1866। और 1866 वो टाइम है जब अपना मेंडल जो है वो अपने काम को पब्लिश करता है, जो भी उसने अपना बनाया होता है, जो भी उसकी फाइंडिंग, जो भी सारा कुछ होता है वो उसको पब्लिश कर देता है। अब इस स्लाइड के अंदर दोबारा वही बात की गई है कि जैसा कि जो हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस की थी कि उस टाइम के अंदर जो मेंडल का वर्क था उसके ऊपर किसी ने नोटिस नहीं किया, किसी ने भी उसके वर्क को ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं दी जितनी आज दी जा रही है। तो 1868 के अंदर मेंडल वाज इलेक्टेड एबोट ऑफ हिज मोनेस्ट्री, इंक्रीजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज ब्रॉट एन एंड टू हिज टीचिंग एंड इवेंचुअली टू हिज जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। यानी अब क्या होता है कि 1868 के अंदर वो एबोट से इलेक्ट किया जाता है क्योंकि मोनेस्ट्री के साथ उसका एक काफ़ी ओल्ड रिलेशन था और जैसा कि उसने अपनी बेसिक स्टडी भी मोनेस्ट्री से स्टार्ट की थी तो वो इलेक्ट हो जाता है। एबोट हम बेसिकली कहते हैं ये जो क्रिश्चियनिटी के जो फादर सरबराह होते हैं इनको हम एबोट कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसकी वजह से जैसे उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है तो उसकी बहुत सी रिसर्च एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होती हैं, वो उन पे फर्दर एक्सपेरिमेंट नहीं करता और 1884 के अंदर उसकी डेथ हो जाती है एंड हिज वर्क बिफोर हिज डेथ वाज अनरिकॉग्नाइज्ड। लास्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि 1900 के अंदर 3 बॉटनिस्ट थे, हुगो डिवेरिस, एरिक वॉन शिमार एंड कार्ल कॉरेंस। ये 3 बॉटनिस्ट थे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली प्लांट के ऊपर अपनी रिसर्च को स्टार्ट किया, लेकिन बहुत सी लिटरेचर और रिसर्च के बाद इनको ये पता चला कि एक मेंडल नाम का पहले ही कोई पर्सन था जिसने बहुत ही इनहेरिटेंस के ऊपर पहले बहुत ही काम कर दिया हुआ है। तो ये 3 बॉटनिस्ट का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है मेंडल के काम को आगे फर्दर करवाने में। तो लास्ट यही हमारी लास्ट स्लाइड थी। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि मेंडल ने अपने क्यों पी प्लांट को चूज़ किया, यानी ऐसे कौन से स्पेशल रीज़न थे और ऐसी कौन सी ट्रेड्स थी जिसकी वजह से उसने पी प्लांट को ही चूज़ किया था। और हम कुछ जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज को भी देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जेनेटिक्स के अंदर। तो मैं इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उस वीडियो को पार्ट नंबर 2 को देख सकते हैं। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।